खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब और जनाब ताहिर मलिक साहब। हुकूमत और ख़ास तौर पर हमारे पंजाब की वज़ीर सेहत का कहना है कि लोग जो हैं जाहिल हैं, उन्हें पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। इस पर हम ज़रूर बात इसलिए करेंगे कौन ज़्यादा जाहिल है, जिन्होंने 2 नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे किक बैक्स लिए और हमें बर्बाद किया, वो थे जिन्होंने तालीम को बर्बाद कर दिया, सेहत के सेक्टर को बर्बाद कर दिया। यहाँ पे हेल्थ का जो है वो जो हाल है उसको हम देख रहे हैं। कॉरिडोर्स में लोग पड़े हुए हैं, धूप में लोग पड़े हुए हैं, माल खा के गायब हो गए। वो जाहिल हरीस घटिया थे या अवाम जाहिल हरीस और घटिया हैं, इसका फैसला करेंगे और बात करेंगे। इस पर नून लीग नए सूबे का मुतालबा कर रही है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जो भी जमात अपोजिशन में होती है वो दुआएं मांगती है हाथ उठा के, या अल्लाह ये नाकाम हो जाएं। और इनकी नाकामी का क्या मतलब है? लोग और जलील हों और नीचे गिरें, गुर्बत में और जिल्लत में जाएं और हम अपना पॉइंट बना सकें। देखा, हम नहीं कहते थे ये कितने खराब हैं। तो आवाम की एक्सपेंस पे यहाँ सियासत होती है, भले अपोजिशन हो भले हुकूमत हो। इस पर बात करेंगे। तो इन्हें अदालत का नोटिस पेशावर जो हाई कोर्ट ने दे दिया है, जो सेठ वकार जस्टिस जनाब सेठ वकार साहब की जो वर्डिक्ट आई थी परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से, उनमें उसमें जो उन्होंने कमेंट्स फैसला लिखा था, उस पर जो कमेंट्स वज़रा ने किए और वज़ीर आज़म साहब ने किए, उस पर उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया। भारत और चीन के दरमियान जंग का क्या ख़तरा होगा, क्योंकि आज चीन ने 3 जो हैं उनके सोल्जर्स को मारा और 34 कहा जा रहा है कि वो वहाँ से अभी उनको अकाउंट फॉर नहीं कर पा रहे। भट्टी साहब, हुकूमत की जो पॉलिसी अपनी कोई है नहीं, अवाम जाहिल हैं, हम पढ़े लिखे हैं, जो माल लेके गायब हो जाते हैं, आपकी खयानत करते हैं, ठेके बेचते हैं, वारदात करते हैं, कहें जी हमारे टैक्स का पैसा खा जाते हैं, ये हम जाहिल हैं। जी भट्टी साहब। अच्छा काजी साहब, मैं अगर आप मुझे 2-4 मिनट दे देंगे तो गुस्ताखी तो नहीं होगी मलिक साहब? नहीं, बिस्मिल्लाह करें आप। मोहतरमा फरदोश, ये क्या नाम है इनका, यास्मीन राशा साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, बड़ी बहनों की तरह। मोहतरमा वाकई ही ये कौम जाहिल है, ये करप्ट और ईमानदारों में फर्क नहीं समझती। ये कौम जाहिल है, मुफाद परस्तों को अपना हाकम बनाती है। ये कौम जाहिल है, नेकी और बदी का फर्क नहीं समझती। ये कौम जाहिल है, लुटेरों को उन चीजों पे फायज करवा देती है जिसके वो अहल नहीं है। आप फरमाते हैं कि लाहौर के लोग जाहिल हैं, जाहिल। हम गरीब आदमी जाहिल हैं। कौन सा बड़ा तबका इस मुल्क का जिसको कोरोना नहीं लगा? कोई एक अदारा बताए, उन सबको जाहिल के इतनी हिम्मत करे। अहम अदारे के 10 से ज्यादा बड़े लोगों को कोरोना हो चुका है, करे इतनी हिम्मत। आपकी अदलिया में लोगों को हो चुका है, आपके अरबपति लोगों को हो चुका है। मैं अब इनकी जवाब देता हूँ, इसको एक वाकया सुनाता हूँ। उसका मौजूदा हालात से हरगिज कोई वास्ता नहीं। बकरा ईद आ रही है, मलक साहब आप तो पुराने हैं, हम तो खैर जाहिल है मुतलक है ना कि हम चोरों डाकुओं में फर्क नहीं समझ रहे, हम फ्रेम करने वालों में फर्क नहीं देख रहे, हम झूठ बोलने वालों का फर्क नहीं देख रहे। एक आदमी एक बकरे को ना अपनी छत पे ले जाता है, बकरे को छत पर ले जाता है और वो बकरा ना जोर जोर से टांगे मारता है और छत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। वो आदमी ऊपर जाता है, कहता है यार ये बकरे को नीचे लाने की कोशिश करता है, बकरा सीट से उतरता ही नहीं, सॉरी छत से उतरता ही नहीं। वो बार बार उसको कहता है, वो फिर जाता है नीचे, फिर वो जोर जोर से आवाज आती है, इतने में ना छत टूटना शुरू हो जाती है। वो बड़ा जोर लगाता है, बकरा नीचे ही नहीं आता था कोई और, मैंने बदल दिया। अजान का टाइम आ रहा है, जरा जल्दी चले। अच्छा, उसके बाद ना फिर वो दोबारा जाता ऊपर, नीचे नहीं आता, छत गिर जाती है, बकरे समेत नीचे गिर जाता है। वो आदमी कहता है यार जाहिल मैं हूं जिसने इसको इस मुकाम पे पहुंचाया था, ये छत पे ले जाने के काबिल नहीं था। एक ब्रेक है, अजान के बाद फिर वेलकम बैक। भट्टी साहब, मैं तो ये कहूँगा कि इस मुल्क के अवाम ने जब भी फैसले का वक्त आया, मैं भी अभी इनको बता रहा था, 46 में तहरीक चलाई, पाकिस्तान बना के वो तहरीक न चलती, जाजियों की जो तहरीक थी, मैं देखता ये कि कैसे बना, यानी अवाम ने कब साथ नहीं दिया आपका। 68-69 में अयूबी आमरीत को किसने उखाड़ फेंका? इस इशराफिया ने? मुझे बताएं,
जब 86 में बेनजीर भुट्टो आई क्या हुआ, उसके बाद अवाम ने कब आपका साथ नहीं दिया? मुझे याद एक मिनट आखिरी बात, धोखा दिया तो आपने दिया, नहीं हमारे माल खाया। नहीं लोरी जैली जो लोग हैं, जो हम बेवकूफ जाहिल है, हमने बेनजीर को भी बड़ा 10-12 लाख लोग दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ। अरे मैं उसमें था, 22 किलोमीटर की लाइन, और ये वो शहर है जो आज भी कोई इंडियन आप ले जाए, वो इंडियन का प्राइड पता क्या होता है, वो कहते हैं यार लाहौर जाना है। मैं को 1000 इंडियन से मिला हूं जो पाकिस्तान आया, तो उन्होंने कहा यार लाहौर समेत पाकिस्तानी जाहिल है मोहतरमा मिनिस्टर साहिबा, हम जाहिल हैं। वो जो मैंने आपका बकरे को सुनाया था ना, वो बार बार गया तो छत गिर गई, नीचे बकरा भी गिर गया, तो उस आदमी ने कहा यार गलत मैं था जिसने इस बकरे को ऊपर चढ़ाया, मैं जाहिल था। रवायतें मुख्तलिफ हैं वैसे इसमें मोहतरमा 4 इलेक्शन आप लूज कर गई हैं, आप इसके बाद भी मैंने बनाया 2 मिनिस्टरें थी, खवातीन की निशिस्त पे आई हैं। एमएनए का इलेक्शन लड़ी थी ना, हार गई थी ये, लड़ी है इलेक्शन लोगों आपने बनाया, हम जाहिल है। आप बता दें, आप मिनिस्टर हेल्थ हैं, क्या आपने मास्क की कीमत कंट्रोल रेट पे बिक रही है? सैनिटाइजर कंट्रोल रेट पे बिक रहा है, ऑक्सीजन 3 गुना महंगी हो गई है, कंट्रोल रेट पे मिल रहा है। क्या अस्पतालों में लोगों को बेड मिल रहे हैं? आप कहते हैं 10 से 12 लाख लोग मर जाएंगे। आप बताएं, आपने 10 से 12 लोग जिनको मरने की उम्मीद सुना रहे हैं, उनके लिए एहतियाती तदाबीरें क्या की हैं, क्या इंतजामात किए हैं? खुदा ना खास्ता ये वो बात तेजी से आती है। काजी साहब मुझे बताए, ये कौम इनको वजीर आज़म बनाए, वजीर बनाए, जाहिल ये 6 या 5 MNA इनके हुए, हम सभी जाहिल हैं, तो ये इन जाहिलों के वोटों पे क्यों बनते हैं MP MNA? भट्टी साहब बात ये है कि अभी मैं एक और खबर देख रहा था कि अभी जुलाई में या कहते कब इन्होंने पहले से कीमतें बढ़ाने का, क्योंकि 50% कीमतें बढ़ाने का काम जाहिल है कौम शुरू हो गया काम। काजी साहब 500 रुपए का जो सिलेंडर है ना ऑक्सीजन का, वो 3000 को हो गया। जाहिल बकौल मिनिस्टर साहबा के। ये देखें, ये देख लें कि ये इस मुल्क की चीनी में से माल अवाम ने कमाया है। जाहिल है, बिजली की आपकी रिपोर्ट आती है, उसको जनाब आप जो है बकौल क्या नाम है उसका, जो एक कॉलमिस्ट कहते हैं कि एक टेलीफोन कॉल आता है, आप उसको कारपेट के नीचे डाल देते हैं, ये अवाम ने किया है, वो जाहिल अवाम है। जाहिल अवाम। अच्छा एक और मलिक साहब देखें, जाहिल है, हम बिजली महंगी खरीदते हैं, हम चीनी महंगी खरीदते हैं, हम आटा महंगा खरीदते हैं, हम रोजमर्रा की अशिया महंगी खरीदते हैं। हुक्मरान तो बड़े अच्छे हैं, बड़े साफ शफाफ है। मोहतरमा सिर्फ उन लोगों का नाम बता दें जिन जिनको कोरोना हुआ, और उनको भी जाहिल कहें, चले हम तो हैं ही जाहिल के अलावा हमें ऐसे इल्म से कोई तल्लक नहीं जो लोगों के लिए नुकसान का बायस बने। भट्टी साहब 2500 डॉक्टर और पैरामेडिकल जो लोग आपकी खिदमत के लिए वो मुतासर हो गए कोरोना से, उनको नहीं बचा सके। आपको पता है जो आपके मेडिकल के लोग हैं साइकोलॉजिकली मरीज बन गए हैं, थक गए बेचारे हैं। क्या ये मोहतरमा उनको भी जाहिल कर रही हैं? के लिए क्या आप जाहिलस्तान की मिनिस्टर हैं? हमारी इंतहाई पढ़ी लिखी नैब ने और इंतहाई पढ़ी लिखी FIA ने एन उस वक्त जब कोरोना आ रहा था, तो यहाँ जिन कंपनियों को एक्सपोर्ट का जो है इजाजत दी गई, वो जो PPEs कहते हैं जिसे पहन के वो जो प्रोटेक्शन वो सारे बार भेज दिए, और उनको आज क्लीन चिट भी मिल गई। सुभान अल्लाह। क्योंकि मतलब जफर मिर्जा को भी क्लीन चिट मिल गई, जुल्फी बुहारी को भी मिल गई, क्योंकि कौम जाहिल है। शुगर वालों को मिल गई, आटे वालों को मिल गई, पेट्रोल वालों को मिल गई। अरबों रुपया चीनी स्कैंडल में खा लिए, अरबों रुपया पेट्रोल स्कैंडल में खा लिए, एक सेकंड बिजली स्कैंडल में अरबों रुपया कमा लिए, अरबों रुपए के सस्ते दामों दाने बेचिए, क्योंकि कौम जाहिल है और हुक्मरान अक्लमंद, दानिशमंद और खूबसूरती से लूटने का फन रखते हैं। कौम लूटने का फन नहीं रखती, जाहिल है, क्योंकि वो आपके हाथों बार बार लूट रही है और लूटते रहेंगे हम जब तक आपको बंदोबस्त न किया जाएगा। ये जाहिल अवाम के लिए एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, एशियन तरक्याती जो बैंक है ना, वो कहता है पाकिस्तान में 1000 लोगों के लिए सिर्फ 6 बंदों को हॉस्पिटल आप लेके जा सकते हैं। यार ये 9954 के लिए कुछ भी नहीं है। ये जाहिल हम में। अच्छा आप जाहिल हैं कि पढ़े लिखे हैं, ये बता साहब। इन पढ़े लिखे लोगों ने 1000 अफराद के लिए जो है सिर्फ 6 बिस्तर हैं, 1000 जिसकी वजह से ये हो। पाकिस्तान में जचगी के दौरान 8300 औरतें जो हैं 1 लाख में से मर जाती हैं, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रेशोज इन दी वर्ल्ड। अच्छा, इसके बाद पाकिस्तान को इन्होंने $50 करोड़ फराम किए हैं। यकीनन नीचे पहुंचते पहुंचते तक ये 5 करोड़ भी रह जाए तो बड़ी ऊपर लोग असेंबली में लड़े हैं, ये पढ़े लिखे लोग असेंबली में लड़े और जाहिल इनको देख रहे हैं, ये कानून साजी कर रहे हैं। कल ख्वाजा आसफ
और असद उमर ने एक दूसरे को गलीज गुफ्तगू की। आज भी यही हुआ ये पढ़े लिखे लोगों की क्लासें थी कल है PhD। नहीं, लेकिन अगर आपने इल्मी बात सुननी हो और अखलाक से बहुत ऊपर की बात सुननी हो तो मुशाहिदुल्लाह साहब से सुन लें, माशाल्लाह जिस तरह ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं और ये सारी गुफ्तगू जो करते हैं हम देख लें। लेकिन भट्टी साहब मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो इन्होंने कर ही दिया। ये हस्पतालों में जहालत कौन फैला रहा है? इसकी जिम्मेदारी हस्पतालों को ठीक करने की हम जाहिलों की है। भट्टी साहब इसलिए प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर इकराम उल हक कहते हैं कि 70 से 80% पैसे विद होल्डिंग टैक्स से आवाम से ये इकट्ठा करते हैं रियासत चलाने का, ऊपर ये टैक्स नहीं लगाते। हमारे पैसों से कितने रखे आपने? आज आपने मुझे आज सवेरे कोई बीपर ले रहा था चैनल, मुझे पता नहीं कौन सा था, मैं आधा जगह सुता ही था, उसमें 350 अरब रुपया रखा है इन्होंने पंजाब में रखा है सेहत का। सुने ना, अच्छा सुने, तो ये इन पढ़े लिखे लोगों ने ये जो अजदहा है 350 अरब रुपये इस पे लगा दिया, ये जो मेट्रो आपकी लगी हुई है, ये चलने ही नहीं, और जिसका 12 अरब रुपया आपने साल का भी देना है, कि पता नहीं महीने का देना है, नहीं चलनी। अरे पढ़े लिखे लोग देखें जरा। भट्टी साहब देखें, फेडरल गवर्नमेंट मान लिया 8वीं तरमीम में हेल्थ जो है वो एजुकेशन सूबे का मसला है, खुद अपने लिए इन्होंने 1200 अरब का नुकसान बर्दाश्त किया। ये जो सुई गैस है, रेलवे है, जो कॉरपोरेशन है, 500 अरब रखा है अपनी तरहों के लिए। फेडरल जो डिपार्टमेंट, मेरी बात सुन लें, 2000 अरब सिर्फ अपने लिए इन्होंने रखा है और मेरे लिए 50 अरब आगे बढ़ना। ये मोहतरमा जिस गाड़ी पे आई थी वो टैक्स पेयर के अवाम के जहल कौम के फैसले की थी। जो जहल कौम के पैसे पे एंजॉय कर रहा है उसको क्या कहेंगे? कोई इधर समझदार, दानिश्वर, अक्लमंद साहब, आप साहिब इल्म है, जो जहल कौम के पैसों पर मरात लेकर सरकारी प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहा है, सरकारी दफातर जिसका बिजली का बिल, पेट्रोल का बिल आप देते हैं, उनको क्या नाम दें? मैं आपको इस ऐसी कोरोना वबा के वक्त जिसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत लोग, अल्लाह करे ऐसे ना और एम्पीरियल कॉलेज की तमाम पिछली पेशन गोइंग की तरह ये भी गलत साबित हो, हमारी आवाम के लिए दुआ है, मगर इस दौरान मुस्लिम लीग नून क्या मुतालबा कर रही है वो ज़रा गौर फरमाएं, सुनाएं जी ज़रा अवैस लगारी साहब को। भी पंजाब के गद्दारों ने सूबा बनाना था, किधर गया है? सूबा तो नहीं बना सके। ये 1.5 अरब रुपए का सेक्रेटेरिएट हमें दे रहे हैं। एक LDA का बजट कई अरब में होता है और पूरे जनूबी पंजाब की सूबे बनाने के लिए, सूबा बनाना नहीं, एक दफ्तर बनाने के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। और खुदा का खौफ करो, हमें सूबा चाहिए, ये रिजेक्ट करते हैं हम सारी बातें, सूबे की बात करो। भट्टी साहब, ये नई ट्रक की बत्ती है, सूबा पंजाब को मिला हुआ है, तो पंजाब के अवाम को तो ये जाहिल कह रहे हैं हुक्मरान। सूबा बलोचिस्तान का भी है, उसकी हालत देखें जो इन वडेरों ने और इन खवानीन ने उसका हशर किया। अवैस लगारी साहब फरूक के बेटे हैं, फरूक लगारी साहब के बेटे हैं। बेनज़ीर की गाड़ी के पीछे इनके वाला साहब मैं खुद मस्कीन ने जब अरे सुन तो ले, मैं गवाह हूँ, सेनेटर गुलजार के घर से जब वो पजारो निकली थी मैं वहीं था, उसमें मैं पिछली पजारों में था, मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा और चौधरी गुलाम आबाद साहब और हम पीछे बैठे थे, और उनकी जो सेक्रेटरी हैं, क्या नाम उनका, भला सा नाम नहीं जो मोहतरमा इनकी सेक्रेटरी थी उस वक्त, आजकल जरदारी साहब के साथ, बंगिश, रुखसाना बंगिश साहिबा थी, और आगे मैं लटकते हुए जाते हुए इनको देख रहा था। बाद में उसी की गवर्नमेंट उन्होंने तोड़ी। अच्छा, यानी जिसकी वजह से प्रेसिडेंट बने, गवर्नमेंट तोड़ी। अब ये तारीफ नून लीग की कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी के लिए लड़ रहे थे? नहीं, आजकल तो ये वैसे हमजा शहबाज साहब के बाहर 2-2 घंटे इंतजार करते हैं उनका। इनके वालिद पीपल्स पार्टी की तरफ से सदर नहीं रहे थे? सदर है तो उन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म की थी, मगर मेरा आप दोनों वो करप्शन के इल्जाम पे की थी। मगर मेरा आप दोनों से भी तो क्वेश्चन है, हमारे जो मोहतरम वजीर आज़म साहब हैं, जो आपके मुताबिक बड़े ईमानदार हैं, उन्होंने तो वादा किया था कि 100 दिनों में मैं जनूबी पंजाब का बजट अपना सूबा बना दूंगा। उनका वादा किधर गया? कहता तेरे वादों पे कहां तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए। इनके किस किस के वादे सुनाऊं मैं, किस किस के किस्से सुनाऊं मैं? जाहिल मुतलब आगे सुन ले, ये साहिब इल्म है, ये डिक्शनरियां, ये ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, ये हार्वर्ड से पढ़े हैं। मसला है नहीं, आगे सुन लेना। ये तो बात होगी ना पंजाब की, मैंने सूबे की बात की, जो मेरे वज़ीर आज़म का वादा था। आज जा रहे हैं अपना वहाँ पे सिंध में, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं, कोई CM से मुलाकात नहीं, सूबे के वाले से बड़ी मैंने तवील अरसे के बाद गया, और इसके दौरान भी 3 जो बड़े हॉस्पिटल हैं ना सिंध के, वो वफाक और सिंध में लड़ाई हो रही है। वो कहता है मेरे हैं, वो कहते हैं मेरे हैं। तो ये क्या गवर्नेंस है? क्या किस तरह मुल्क चला रहे हैं? नहीं, वो बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पे। मैंने पहले भी खबर दी। सवाल पता क्या है, मसलन क्या हो रहा है बताएं। मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। और टाइगर फोर्स ये रहा है, मैं आपको बता देता हूँ ना, बड़ा सादा वाज़ेह सवाल। हुकूमत की बर्बादी क्यों हो रही है कि वो उसी तबके पे रिलाय कर रही है जिस पे मुस्लिम लीग नून कर रही थी। ये सारे वही हैं। इनका क्या मसला है मुस्लिम लीग नून का?
ये हाथ उठा के दुआएं मांगते हैं कि इमरान खान नाकाम हो, लोग जलील हों, मरें, और हम कहें देखा सानू कढ़िया सी ना तुसी। लुक एट दी सिनिक्स। और कहते क्या है, अरे हम मिल के इस वक्त हमें मिलने का क्या मतलब है? मिलने का मतलब है ओए मना करो नया वालिया सानू फड़ते नहीं, जरा मिल जाइए। यानी इनकी सियासत देखें, ये साबित कर रहे हैं टू जस्ट विन एन आर्ग्यूमेंट कि इमरान खान नाकाम हो गया है, ताकि दुआ मांगते हैं कि अवाम मर जाए इस कोरोना से, और हम कहें देखा जी भट्टी साहब सारी। भट्टी साहब बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा, लाहौर की जो डेवलपमेंट है वो इस दौर में अच्छी है 2 साल में कि पहले 5 साल में हुई है? चलो आपसे फैसला करा लें। देखें, गुजारिश ये है कि इस दौर में तो डेवलपमेंट हुई नहीं। आपने पॉलिटिकली दिल से बात करनी है। मैं बता देता हूं, तर्जमान तो सवाल ठीक कर लें। मेरी नजर में इस हुकूमत में जो ईमानदार है, डीसी, एक आपको खबर देता चलूं, बावलपुर अरबों रुपए की जमीन थी, वहां का एक मिनिस्टर उस पर कब्जा करना चाहता था, उसने कहा 2000 रुपया रेट कर दो, उसका रेट था 75,000 रुपए, डीसी चेंज हो गया। ये ईमानदार हुकूमत है। पिंडी के डीसी ने एक लैंड माफिया को हाथ डाला, वो तब्दील हो गया। लाहौर के 2 डीआईजी तेज हो गए। आईजी पंजाब पूरा जोर लगा चुके हैं मंडी, बहाउद्दीन, गुजरात और 4-5 जिलों के चेंज करने के। ये करप्ट है, नाहल है, लेकिन उनको हिला नहीं सके। तो मुझे बताएं, जाहिल तो हम हैं, ये तो सब पढ़े लिखे हैं। नहीं, मुझे एक सवाल कर, इन्होंने भी सवाल किया, मैं भी अब सवाल करता हूँ। मुझे ये बताएं कि पिछले सालों में लाहौर ने ज्यादा तरक्की की है या ठेकेदारों ने ज्यादा तरक्की की है? चंद खानदानों ने मेरे सामने, मोटरसाइकिल वालों ने अरबों रुपए बनाए हैं, मैं इसका विटनेस हूं। मैं कुछ बंदों के नाम दे देता हूं, लेकिन किसके आगे रखूं, किससे फिर तरक्की नहीं करो, बंद ही करा दो उस तरक्की जी करते रहे हो। पिशावर बस में वारदात हुई, पिशावर बस में बड़ी वारदात हुई। अच्छा, वैसे गाय साहब ये बताएं, पिशावर बस का ये मेरे पसंद के नहीं है ना, ये स्टे की कोई लिमिट नहीं होती, जब तक मर्जी स्टे की 100 साल है जी लिमिट। 50 साल। एक दफा जस्टिस कयूम साहब थे, रावी पुल का ठेका था, रोजाना कोई 8-10 करोड़ का। भट्टी साहब, एक ब्रेक है, एक पॉइंट याद है, ऑरेंज ट्रेन भी मुझे याद आ कि 3 दफा डेटें वजीर आज़म साहब खुद दे चुके हैं, मैंने अपने कानों से सुनी है। क्या वो 23 मार्च को चलेगी, फलां मार्च को चलेगी, आप बता दें यार। ऑरेंज ट्रेन ना चलाएं, मास्क की कीमत पानी खालस दे दें, जाहिल लोगों के लिए आप बात कर रहे हैं, जाहिल लोगों को पानी खालस दे दें। पानी 3 अरब रुपया खर्च करती है शहबाज शरीफ ने, और एक कतरा पानी साफ। अच्छा बताओ, चलते हैं ब्रेक की तरफ और वापस आएंगे तो क्या तौहीन अदालत में अब साहब को भी नोटिस हो गया, कुछ वफाकी वजीरों को भी नोटिस हो गया, तो ये क्या है? और आके वापस एक और बात भी करेंगे। एक ऐसा लफ्ज़ और तरकीब है, क्यों ना इसको हम खत्म कर दें ताकि रियासत में लड़ाई बंद हो जाए। वो कौन सी तरकीब और इस्तिलाह है, वापस आके बताएंगे। वेलकम बैक। भट्टी साहब, मैं आपको चाहता हूँ, आपकी मशवरा मशावरत जो है, और आप भी बड़े माशाल्लाह ज़हन है मेरे साथ, मेरी बड़ी खुशकिस्मती है। ये एक फ्रेज और तरकीब इस्तेमाल होती है जिससे इस मुल्क में बहुत बड़ा बुरान आ गया। नहीं, आपने जो जाने से पहले कहा था ना जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आज मुझे लोग देखें ब्रेक के दौरान आपका इंतजार कर रहे हैं कि आपने क्या खबर तरकीब देनी है, वो तरकीब बताए ना मंजा नहीं। वो तरकीब ये है, वो तरकीब ये जाहिल आदमी भी सुन सकता है कि पढ़ा लिखा। हम तो खुद जाहिल हैं, तो हम सुन। चलो, मैं ये कहता हूँ कि ये लफ्ज जो है और ये जो इस्तिलाह है मनी ट्रेल, अगर इसका खात्मा कर दिया जाए, ये होती क्या है, जरा समझा देना। मतलब है कि ये पैसा कहां से आया और यहां तक कैसे पहुंचा। मनी ट्रेल ये जब से हमारे मुल्क में आया है, नवाज शरीफ से मनी ट्रेल, रौला पै गया, इदारे लड़ पड़े, रौला पर मनी ट्रेल, ये खत्म क्यों ना कर दी जाए और इसकी जगह एक और काम किया जाए जो आप तरकीब में दे रहा हूं। हमारे यहाँ जो इंतहाई लायक बच्चे हैं, जिनके वालिदैन को भिनक भी नहीं पड़ती और वो अरबपति बन जाते हैं, क्यों ना उनकी मार्केटिंग की जाए। बिल गेट को कहा जाए यार ये मिलो, हुसैन नवाज से मिलो। सर, ये ऐसे बच्चे हैं जो ट्रेल के बगैर अरबों की मनी पैदा कर देते हैं। क्या ख्याल है? ये मनी ट्रेल का रौला खत्म कर दें यार। ये मुझ जैसे जाहिल आदमी को आपकी बात बड़ी अपील की है। अबे मनी ट्रेल इसका मतलब है मैं स्टेट बैंक लूटूं यार? मैं एक कदम क्या भट्टी साहब, नहीं यार, मैं आईपीपीस कर लें, सुन लेना, आईपीपी लूटूं, पेट्रोल का लूटूं, आटे के नाम पे लूटूं, इंसाफ के नाम पे लूटूं, शुगर की वजारत सेहत के नाम पे लूटूं, शुगर की किसी भी लूटूं, और मैं अरबों रुपया बाहर भेज दूं और मुझसे आप हिसाब ना पूछें। आप ये कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इतने लायक बच्चे हैं हमारे कि एक तो वालिदैन को इतला ही नहीं होने देते कि हम कितने लायक हैं, और जब पता चलता है बगैर ट्रेल के मनी पैदा हो गई है। नहीं, मुझे बता देना, इसका मतलब है हलाल हराम का फर्क खत्म कर दें।
नहीं, मैंने नहीं कहा इसका, जो आप नतीजा निकालते हैं निकाल लें। अच्छा, एग्जांपल भी तो देना, मैं बात को क्लियर ऐसे कौन बच्चे का नाम भी दुनिया में कौन सा ऐसा मजहब है, मजहब मैं आपका इस्लाम कह रहा हूं, कि आपके खलीफा वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये सवाल हो सकता है कि आपके जिस्म पे जो लिबास है इसका कपड़ा पूरा नहीं था, तो आप कह रहे हैं कि मनी ट्रेल मैं खत्म कर दूं ये इस मुल्क में, जाहिर मुल्क में मनी से ट्रेल को अलग कर दें ताकि लड़ाई बंद हो जाए, मैं आगे बढ़ता हूं। या मखसूस लोगों को इसका फायदा दे, मतलब ट्रेल बंद कर दे, रोज लड़ाई हो जाती है, आगे बढ़ते हैं। ये वैसे बात है, मैं माफी चाहता हूं, मलिक साहब ने बात समझ आई है। मुझे समझ थोड़ी सी आ रही है, बताना जैसे हसन नवाज है या हुसैन नवाज, उन्होंने चीज ईजाद ये की है कि अरबों रुपए उनके पास है, रास्ता नहीं दे रहे, ये कोई इस तरह की चीज समझाना चाह रहे हैं? ये सहूलत उसको भी होगी जो मंडी से 500 रुपए का फल ला के 800 रुपए का बेचता है, उसकी रेट लिस्ट की बात अच्छा उसकी रेट लिस्ट ना लगाने पे गिरफ्तार, वो जाहिल है। तो बड़ा कोई बंदा, बड़ा बंदा कानून का मुहाफिज ये अगर लूटे तो उसे मनी ट्रेल। यार मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने इतनी बात की थी ट्रेल और मनी को अलग कर दे, लड़ाई खत्म हो जाए, आगे बढ़ते हैं। ये देखें उन्होंने बुला लिया तौहीन अदालत में, वजीर आजम साहब को भी नोटिस हो गया, कानून है वजीर आजम को जाना कर, और पेशावर हाई कोर्ट ने उनको बुलाया है और वो फवाद चौधरी साहब को भी बुला लिया उन्होंने, और ये कहा है कि जिस वक्त उन्होंने फैसला दिया था जनरल मुशर्रफ के हवाले से, तो उसमें जो उन्होंने अल्फाज या जो भी अदालत ने अपनी सवाबदीद के मुताबिक किए थे, हम तो उसके हुस्न ख़ुबा पे नहीं जाते। वो वक्त ये माफी चाहता हूँ, ये वो लफ्ज़ तो नहीं थे लाश को ये इस तरह की बातें ये आपके इस्लाम में है? नहीं देखिए जी, इस्लाम में तो ऐसा नहीं है कोई इस तरह की सजा। देखो लाशों की तज़लील करना, खुदा के वास्ते इन चीज़ों को हमें सपोर्ट नहीं करना। जो अदलिया का फैसला कबूल करने के अलावा हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन उस पे फैसले पे अपनी राय देने का इजहार तो कोई जुर्म नहीं है। क्या एक तरफ कह रहे हैं आप मनी ट्रेल खत्म कर दे, दूसरी तरफ क्या आप कह रहे हैं कि मरे हुओं की लाश लटकाए रखो और ये जायज़ है? यार ये निज़ाम कौन सा ला रहे हैं पाकिस्तान में? अच्छा हजूर, ये थोड़ी सी आज जो हो रही है, ये जो एक हेयरिंग जारी है काजी फायज ईसा साहब की, उसमें जो है बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें उन्होंने कहा है जी कि रेफरेंस में कानूनी नकाइस मौजूद हैं। ये उमर अता बदयाल साहब का कहना है, अगर बदनीति हुई तो साबित हुई तो केस खारिज हो सकता है, ज़ाया हो सकता है, और उन्होंने बहुत बातें की हैं। और जबकि जो अपने किबला फ़रोग नसीम साहब हैं वो कहते हैं कि जनाब ये वो फिर वही बात, देखना यह है कि जायदाद की खरीदारी हलाल है, ये दूसरे तरीके से हुई। ये उमर अता बदयाल साहब ने कहा है, मुझे आप दलाइल देने दें, जो अदालत ने ऑप्शन दिया उस पर कल जवाब दूंगा, ये कहना था फ़रोग नसीम साहब का। और इसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा इसमें एक बात और भी हो रही है, जो अदालत इशारा दे रही है हमें कि वो कहते हैं कि क्या इसको FBI में भेज दिया जाए, और उन्होंने कहा जाएं, उन्होंने क्या FBI के पास जाएं। काजी साहब उन्होंने एक दिन मांगा है। अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फैसला करती हैं और जज हमसे बहुत बेहतर जानते हैं, उनका विजन बड़ा होता है। लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, फिर नवाज शरीफ का फैसला क्यों नहीं था भेजा FBI के पास? उनसे भी तो आप मनी ट्रेल मांग रहे थे ना, उनसे तो नहीं, उनका फैसला जो उनके खिलाफ सजा हुई थी वो कामे पे तनख्वाह लेने पे, अगर एक सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी शिकायत पर मुतलका फोरम, जो प्रॉपर फोरम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, अगर वो फैसला वहां नहीं हो सकता तो मुझे ये बताए FBI कर लेगी? FBI कर सकती है, लेकिन ये जो एक और उन्होंने बात की है, टेक्निकली पॉइंट जो वो ये कह रहे हैं कि FBI को कह देंगे कि छुट्टियों में मामले पर फैसला कर दें। और फ़रोग नसीम साहब ने कहा कि अहलिया आकर बता दें पैसा कहाँ से आया था, पैसा बाहर कैसे गया, जिस पे एक फाजिल जज साहब ने कहा कि भाई काफ़ी है, इस पे आप ना बात करें। लेकिन सवाल ये है कि कौम की नज़रें इस पे लगी हुई हैं, क्योंकि ये हम देखते हैं ना, ये दूसरा नवाज शरीफ साहब के बाद मैं समझता हूँ ये दूसरा बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। अच्छा कादी साहब, मैं आपको एक करो मलिक साहब आपकी इजाजत से जी दो अहम तरीन शख्सियत अहम तरीन जी नाम नहीं लूंगा, मुझे उनके बारे में पता चला उनकी बैरून मुल्क प्रॉपर्टी है, इसका मतलब है शिकायत लगाने का कोई फायदा नहीं, वो तो मनी ट्रेल देंगे ही नहीं। तो वो ट्रेल तो कह रहे हैं खत्म सरकारी है वो भी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि मैंने खुद एक महीने से पीछे लगा हुआ था, एक महीने से पीछे लगा हुआ था और मनी लॉन्डर का भी पता कर लिया किसके जरिए पैसे भेजेंगे। इसका मतलब फिर मैं ना ही समझा मेरे ख्याल मनी को ट्रेल से लगा कर, अब जाहिल ना रे, वो तो ऊपर चले गए ना, नीचे वाले तो जाहिल है, हमें तो कुछ पता ही नहीं आप क्या बातें कर रहे हैं। उस रेडी को भिंडी तोरी बेचने वाले वो तो जाहिल है ना, 600 को लाके 800 की नहीं बेचता, रेड लिस्ट नहीं लगाई तो गिरफ्तार कर, वो तो घटिया हो रही हो गया ना। मैं फ्लैट लंदन 5 अरब का बना लूं तो अच्छा, ये आपकी बात है साहब, भट्टी साहब, ये इन दिनों की बात। ब्रेक है,
एक ब्रेक है तो जाए जरा सुन तो लें, बड़ी बात मुझे पता है आप जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं हम वो बात नहीं कर रहे। मैं नाम नहीं लूंगा, इतना ये जिस तरह मुझे घेर रहे हैं ना, दो अहम तरीन शख्सियत, उनके एक करीबी अजीज ने आज से 8-10 साल पहले दुबई से आए और मिसिस के पास ना 13 इतने बड़े अटैची थे, इतने बड़े अटैची थे। कस्टम वाले ने रोकने की कोशिश की, कस्टम वाले अगले दिन सस्पेंड। अच्छा, अब ये अपने अगले सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं। बस इतना कहता हूं कि ये आने वाले दिनों की तारीख में जो अहमियत होगी वो इसी बात की होगी, क्या मनी ट्रेल से अलग होती है या इकट्ठी रहती है, ये आने वाले वक्त में हम देखेंगे। अलबत्ता जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ मोहतरम एक जनरल साहब होंगे, अवान साहब, जनरल अवान साहब, और हम उनसे पूछेंगे ये इंडिया और इनका मामला क्या है। और वो पीट के मार दिया उन्होंने कर्नल साहब को, विच इज़ वेरी क्रूअल आई थिंक एंड विच इज़ अनकॉल्ड फॉर, ये नहीं होना चाहिए था, और चाइनीज़ के साथ भी नहीं होना चाहिए था। और ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे, ये एक बड़ा गर्म होता हुआ ये बॉर्डर नज़र आ रहा है, क्या कोई हालात, मेरे ख्याल में दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और चीन ज़ाहिर है सुपर पावर है, अमेरिका से तो अब कुछ कहते हैं बड़ा हो गया, कुछ कहते हैं बराबर है, कुछ कहते हैं थोड़ा छोटा रह गया, तो उसे क्या लड़ना है मलिक साहब। उसने जी मेजर जनरल अवान साहब हमारे साथ हैं क्या, लाइन पे हैं मेजर साहब? जी मेजर साहब वेलकम टू द शो। जनरल साहब, मेजर जनरल साहब वेलकम टू द शो। हजूर ये आज वाकया हुआ है जिसमें 3 जो ऑफिसर्स हैं, एक तो कर्नल थे गालबन, और ये भी कहा जा रहा है कि उनको कोई शूट नहीं किया गया बल्कि जदोकोब करके जदोकोब ने ठुड्डे मुक्के कसून पत्थरों से मारा है उनको, जालिमों को। ये इसको 2 बातें हमें बताएं, एक तो ये स्ट्रेटेजिक क्या इसकी अहमियत है इस मकाम की, क्या यहाँ से हमारा वल्नरेबल हो जाता है, चाइना पाकिस्तान का रूट और लिंक जो है बता रहे हैं शायद 8 किलोमीटर है, और दूसरा ये मामला कहाँ जाता नजर आता है जनरल साहब? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए जी बात ये है, पहले मैं आता हूँ वल्नरेबिलिटी की तरफ, फिर आगे बात करते हैं कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। जो डायरेक्ट वल्नरेबल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या सीपैक डायरेक्टली वल्नरेबल नहीं है। ये जो जगह है ओल्डी जिसको हम कहते हैं, इस बेस से आगे 8 किलोमीटर है कराकोरम पास, और कराकोरम पास तक रसाई के बाद फिर एक्साइचिन और तिब्बत की तरफ उनको रसाई मिलती है। डायरेक्ट इंटरफेरेंस हिंदुस्तान ना आर्टिलरी के जरिए कर सकता है, ना फौज के जरिए इतनी जल्दी कर सकता है, लेकिन यकीनन वो एक परेशानी क्रिएट करने की कैफियत और जो फील्ड ऑपरेटिव्स होते हैं उनके जरिए सैबोटाज उस एरिया में करा के एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की पोजीशन में आ जाएगा अगर उसको वहां तक रसाई हो जाए। तो चाइना उसको इसकी कभी भी इजाजत नहीं देगा, क्योंकि चाइना को इस बात का बड़ी अच्छी तरह इल्म है कि उनकी जो साउथ चाइना सी में सेंसिटिविटी बना दी गई है 4 मुल्की इत्तेहाद से, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया की वजह से, और फिर ताइवान को एक स्पेशल स्टेटस अगर वो दे के एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनकी लिबर्टी को वो कर्टेल कर देंगे साउथ चाइना सी में, उसके ट्रेड को इफेक्ट करेंगे। और अभी तक चाइना लीन करता रहा है साउथ चाइना सी की तरफ ही, और उनका तमाम इंडस्ट्रियल बेसिस और तिजारत उस तरफ रही है। इस सेंसिटिविटी को भांपने के बाद चाइना ने रुख किया रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का, और उसने फ्लैगशिप बना दिया सीपैक को, क्योंकि तकरीबन $5 ट्रिलियन का ट्रेड होता है चाइना का दुनिया के साथ साउथ चाइना सी की वजह से। अब अगर वो ब्लॉकेड वहां होता है और स्ट्रेट ऑफ मलाका जहां पे अमेरिका की इन्फ्लुएंस ज्यादा है, अगर वहां पे मुश्किलात होती हैं तो चाइना को समुद्रों तक रसाई चाहिए, और इसके लिए वो हर सूरत में रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव और सीपैक को कामयाब देखना चाहेगा। अच्छा जनरल साहब, एक बात गुजारिश ये है, जनरल साहब कहा जा रहा है कि 1975 के बाद पहली दफा वहां लद्दाख में इस तरह 3 फौजी मारे गए हैं, और भारत अपने इंतशार का भी शिकार है। क्या वो इस मौके पर पाकिस्तान के सफारत खाने कमीशन पे भी वो घिराव कर रहा है, पाकिस्तान पे हमला करने की नाकाम कोशिश कर सकता है, या इस किस्म की दहशत गर्दी की कोई वारदात कर सकता है? और इसके लिए हमारे पाक फौज के आज आर्मी चीफ साहब का इजलास में भी किया कि उसमें भी कोई बात हुई होगी? देखिए जी बात यह है, जो सीधी बात यह है कि अगर सैबोटाज करना चाहे पाकिस्तान के अंदर गिलगित बल्तिस्तान में या बाशा डैम के एरिया में या वहां, तो ये सलाहियत जिस तरह कुलभूषण जादेव को उन्होंने भेज के कराची और बलूचिस्तान सिचुएशन क्रिएट की थी,
इस तरह की सैबोटेज एक्टिविटी तो वो करवाने की सलाहियत भी रखता है और उसका जवाब भी दिया जा सकता है। लेकिन इससे मिलिट्री एडवेंचर वो इसलिए नहीं करेगा कि उसकी वल्नरेबिलिटी या वीकनेसेस बहुत ज्यादा हैं हिंदुस्तान की इस वक्त। तो मैं नहीं समझता कि वो कोई बड़ी कार्रवाई करने की अहलियत रखता है या इतनी बड़ी हमाकत करेगा, क्योंकि कश्मीर के अंदर हालात उसके काबू में नहीं है। मुल्क के अंदर मईशत खराब है, कोरोना का अपना इशू है, जो माइनॉरिटीज के साथ सलूक है मुसलमानों और क्रिश्चियन के साथ वो अपनी जगह है, फिर चाइना के साथ जो इस वक्त उनकी स्टैंड ऑफ है इसमें भी उनके लिए यकीनन एक थ्रेट बन गई है वहां से। तो वो 3 महाजों पर लड़ने की सलाहियत नहीं रखते। बड़ी पुरानी फौज है, उनका इक्विपमेंट बहुत पुराना है और इतनी बड़ी हमाकत वो नहीं करेंगे। जनरल साहब गुजारिश है ये नरेंद्र मोदी की दहशतगर्द सोच क्या इस खित्ते को जंग की तरफ ले जा रही है? आप समझ रहे हैं जो उनका जंगी जुनून है, खुद भारत में उन पर खुद बड़ी तनकीद हो रही है, क्या ये उनके इकदाम भारत के लिए नुकसानदेह साबित नहीं होंगे? देखिए जी, भारत का नुकसान ज्यादा होगा, इसलिए वो मैं ये कह रहा हूं कि वो इतनी बड़ी जसारत नहीं करेगा। आप इसको इस नजर से देखें कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप को इस्तेमाल करना चाहता है उनके री इलेक्ट होने तक। जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप दोबारा इलेक्ट नहीं होते, हिंदुस्तान कोई बड़ी कार्रवाई करने की जुर्रत नहीं करेगा, ये आप लिख लें। दूसरी बात, मलिक साहब, अगर वो दोबारा इलेक्ट हो जाते हैं और उस वक्त तक कश्मीर के हालात पर हिंदुस्तान पूरी तरह गिरफ्त हासिल कर लेता है, तो वो चाइना को भी इसी तरीके से हल्की फुल्की एंगेजमेंट रखेगा। बड़ा रिस्क वो चाइना के खिलाफ भी नहीं लेगा, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये इलेक्शन हार जाते हैं तो वहां पॉलिसी में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी और चीन के साथ तकरीबन 100 अरब डॉलर का कारोबार करता है हिंदुस्तान, म्यूचुअल ट्रेड जो है। अच्छा जनरल साहब आपसे जो मैं सवाल करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने जो बात का आगाज़ किया वो सी पैक के हवाले से किया, लोकेशन के हवाले से। तो हमारी जो पिछली हुकूमत थी उनका बड़ा वाज़ेह एक स्टैंड था कि सी पैक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर होगा, मगर अब 2 साल से जो हुकूमत आई है, ये जो रिसेंट बजट आया उसमें सी पैक के लिए जो पैसे रखे हैं, जो प्रोजेक्ट रखे हैं, वो तो बड़े ना उतने नहीं है जितनी एक्सपेक्टेशन थी। तो पाकिस्तान के अंदर कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने वेस्ट को खुश करने के लिए खुद सी पैक से दूरी कर ली है। ये क्या, इसको आप किस नज़र से देखते हैं, ये जो सी पैक और पाकिस्तान की पोजीशन है? सी पैक से दूरी न पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है न चाइना, दोनों इसको हाफ कुक्ड नहीं छोड़ेंगे, दोनों की सर्वाइवल इसमें है। बल्कि ये जो इंडिया ने अभी हमाकत की है, इसने पाकिस्तान और चीन को स्ट्रेटेजिकली इतना नजदीक ले आए हैं कि चाइना ने ऑफिशियली कह दिया है कि हम सी पैक और भाषा डैम की कंस्ट्रक्शन और रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव पर हिंदुस्तान को हरगिज असरअंदाज नहीं होने देंगे, ये हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान और चाइना स्ट्रेटेजिकली एक दूसरे के साथ नस्सी हो गए हैं, वेल्ड हो चुके हैं, अब इनको दूर नहीं किया जा सकता। ये जो मौजूदा बजट है इसमें हुकूमत के जो पिछली दोनों हुकूमतों के कारनामे हैं और कुछ इनकी अपनी इनएफिशिएंसी की वजह से मुआशरत इस पोजीशन में नहीं है कि वो दिफा के लिए भी पैसे रखें, हेल्थ के लिए भी रखें और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, क्योंकि हमारे अच्छा मलिक साहब ये बताएं, वक्त कम है, मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ, ये बताएं अवान साहब, ये बताएं कि ये अब जो इसका रेजोल्यूशन है तो वो यही है कि अब सब ड्यूड होना पड़ेगा और इतनी बड़ी ताकत के क्या क्या करेंगे? जो जवाबी तौर पर चाइना के खिलाफ इंडिया कुछ करने की पोजीशन में है? बिल्कुल नहीं, वो मिन्नत समाजत करके जो एरिया खो चुके हैं उस पर वो राजी हो जाएंगे और वो एक स्टेज पर, मैंने आपको बताया है ना कि वो ये छोटा मोटा ड्रामा चलाते रहेंगे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबात तक। उस वक्त तक अगर हालात सीरियस होने लगे तो वो रशियन प्रेसिडेंट की मिन्नत समाजत करके चाइना को डायलॉग में एंगेज करेंगे, फिजिकल कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं करेंगे। अच्छा जनरल साहब ये बताएं आखिर में कि ये जो आज मीटिंग हुई है हमारे अस्करी क़यादत की ISI के हेडक्वार्टर्स में, इसमें जाहिर है कुछ अंदाजन बता सकते हैं आप कि क्या ये मामला भी डिस्कस हुआ होगा और जो मुबैना एक ख़तरा था कि वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं, तो इस हवाले से भी क्या बात हुई होगी? जी यकीनन सिर्फ यही बात हुई होगी, क्योंकि इंटेलिजेंस का काम जो ISI का जो फरीजा है वो ये है कि वो हिंदुस्तान के
बारे में और हमारे तमाम जो हर तरह की थ्रेट है अंदरूनी और बैरूनी, उसकी जो असेसमेंट होती है वो आर्मी चीफ को प्रेजेंट करते हैं, हुकूमत वक्त को प्रेजेंट करते हैं और बताते ये हैं कि किन किन खतरात के इम्कानात हैं और उनके पास क्या शवाहिद मौजूद हैं दुश्मन के इरादों को भांपने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। तो हम इसे मिलिट्री लैंग्वेज में थ्रेट असेसमेंट कहते हैं, वो उन्होंने बनाकर आज दी होगी और उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ से मुमकिन इक़दामात का एक नक्शा बना होगा। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, टाइम आपने बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की हमारे साथ और हमारे टीम के साथ भी। भट्टी साहब, ये मामला तो खासा क्लियर हुआ कि 8 किलोमीटर का एक फासला है, उससे आगे है, यानी डायरेक्ट एक्सेस फिर भी नहीं मिलती थी, मगर फिर भी वहाँ पे वो शरारत कर सकते थे और ये इशू बन सकता था। और ये जो है अब, लेकिन बात वही है भट्टी साहब, ये क्या जो हुकूमत आई हुई है जो कि देखना जो 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 कौ के जरिए इलाज कर रहे हैं और पता नहीं क्या को बताना भी गुजारिश कर रहा हूँ। भारत में उठने वाला तूफान भारत की बर्बादी की इब्तिदा हो चुका है। 5 अगस्त से जो मुसलमानों में मकबूजा कश्मीर कर रहा है, क्लोजिंग है नाज़रीन, हम मानते हैं कि ये बड़ा मुश्किल वक्त है, हर लिहाज से बड़ी इंस्टेबिलिटी है, मगर उम्मीद दुआ आज हमको अच्छी करते हैं कि अल्लाह करे इस वक्त से इंसान और इंसानियत खैरियत से निकल जाए। अल्लाह हाफिज़।